हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जो सेंटर परीक्षा विज्ञान का होने वाला है उसके लिए हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सेंटर परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो यूरेनियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो 120 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल कर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो कोशिका द्रव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के सेंटर परीक्षा के लिए 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो नर्मदा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणु का मोचन वृषण में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है।
तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है, तो 9 माह का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के सेंटर परीक्षा के लिए 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सेंटर परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लोहा यानी Fe का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो सोना नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं, तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, तो ये अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है, तो क्रांति कोण 90 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या 18 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। तो ये परावैंगनी किरण को अवशोषित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सोल्डर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। तो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा निकलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो लोह ऑक्साइड बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो N2O होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे आपको बताना है
कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु है, तो जो सोना होता है ये सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके सेंटअप परीक्षा में से इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से सेंटअप परीक्षा में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो फ्लोरीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा कैसा बनता है, तो ये हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो Hg यानी पारा जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, तो जल प्रबंधन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर किस देश है। यहाँ पे बताना है आपको कि पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर स्थित देश है, तो डेनमार्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो जो मीथेन होता है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पतियों में पाई जाती हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है, तो अवतल दर्पण का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। यहाँ पे आपको बताना है कि जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर।
54 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैव निम्नकरणीय कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आकाश काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण का उपाय है। यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण का उपाय है तो नए वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये सभी हैं, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, तो जो टार्टरिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो विज्ञान का सेंटअप परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सेंटअप परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।